अच्छा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कंप्यूट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो वो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट है द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ कासिम एंड कंपनी ऑन December 31, 2013 वाज दिस अंडर। अकाउंट टाइटल्स दिए गए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट दिया गया है और ये कासिम एंड कंपनी के बैलेंसेस हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिस है, ठीक है, वो हमें आगे चल के कैलकुलेट करनी होगी। सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट फॉर 31 दिसंबर 2013 के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट डेटा दिया गया है, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, बैलेंस शीट एज ऑफ December 31, 2013, प्रीपेयर क्लोजिंग एंट्रीज एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या होता है भाई? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ओपनिंग एंट्रीज की तरह होता है, ठीक है। जैसे क्लोजिंग एंट्रीज में हम एक्सपेंसेस एंड इनकम को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम ओपनिंग एंट्रीज में हम एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पोस्ट क्लोजिंग जो ट्रायल बैलेंस है वो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज का बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पर। इनकम स्टेटमेंट से पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। देखिए रिक्वायर्ड में हमसे कहीं नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमें कोई बैलेंस दिया जाए और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है? उस चीज़ को कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये एक डेबिट बैलेंस है और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है। टोटल वगैरह हमें दिया नहीं कि टोटल डेबिट बैलेंस क्या होगा एंड टोटल क्रेडिट बैलेंस क्या होगा। जब भी हमें इस तरीके के बैलेंसेस दिए जाते हैं और कोई एक अकाउंट की अमाउंट जो है वो मिस होती है तो हम क्या करते हैं? दोनों के टोटल को आपस में माइनस कर लेते हैं। सो वो अमाउंट हमें पता चल जाती है जो यहाँ से मिस है। तो हम क्या करेंगे? टोटल क्रेडिट बैलेंस को टोटल डेबिट बैलेंस से माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल क्रेडिट्स 3 लाख लेस टोटल डेबिट्स। जब मैंने टोटल क्रेडिट को टोटल किया, वो क्रेडिट बैलेंस को जब मैंने टोटल किया तो मेरे पास आया 3 लाख एंड फिर मैंने डेबिट साइड को टोटल किया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं था, फिर मैंने ये 4 अमाउंट्स एंड ये 3 अमाउंट्स, इन सब को जब मैंने टोटल किया तो मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,60,000। अब मेरा डेबिट बैलेंस 1,60,000 है। देखें जब हमें ये बैलेंसेस दिए जाते हैं ना तो इनके जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल टोटल क्रेडिट बैलेंस जो वो 3 लाख का है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में कोई चीज़ भी मिस नहीं है, सारे अकाउंट जो भी क्रेडिट बैलेंस के हैं वो यहाँ पे उनकी अमाउंट जो है वो मौजूद है, लेकिन डेबिट बैलेंस में एक चीज़ जो है वो मिसिंग है। तो जब क्रेडिट बैलेंस 3 लाख आया है तो डेबिट बैलेंस भी 3 लाख ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेबिट बैलेंस हमारा कितना आ रहा है? 1,60,000। जब मैंने 3 लाख को माइनस करा 1,60,000 से तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 1,40,000 का, और ये 1,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। जब आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपका 3 लाख आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब आपको बैलेंसेस दिए जाएँ, कोई एक चीज़ की, एक अकाउंट की जो अमाउंट है वो मिस हो, तो आप क्या करेंगे? दोनों साइड के टोटल्स को आपस में माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट आपको पता चल जाएगी जिस पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट बैलेंस 3 लाख का, लेस कर दिया टोटल डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई, अब हमारे पास 1,40,000। अब हम इनकम स्टेटमेंट पर आते हैं जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारी। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने सेल्स रखी। सेल्स आपको मिलेगी यहाँ पर, ये रही 1,20,000 की। हमने यहाँ पे सेल्स लिख दी 1,20,000 की। उसमें आप देखेंगे कि सेल्स रिटर्न वगैरह, सेल डिस्काउंट वगैरह है, तो यहाँ पर आपको कहीं रिटर्न या डिस्काउंट नहीं है सेल्स पर। सो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए पूरा जो एक फॉर्मेट होता है, जो मर्चेंडाइज वगैरह, परचेजेस एंड ओपनिंग एंडिंग जो इन्वेंट्रीज होती हैं उनको ऐड और लेस करते हैं, वो सब यहाँ नहीं करना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें जो है वो एग्जैक्ट पता है कि क्या है, 1,40,000। तो हमने क्या करा? डायरेक्ट लेस करी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000 की। जब 1,20,000 को लेस करा 1,40,000 से तो हमारा ग्रॉस लॉस आया। ग्रॉस लॉस क्यों आया भाई? देखें सेल्स करी हमने 1,20,000 की, ठीक है, जबकि उसकी कॉस्ट जो थी ना वो 1,40,000 की थी। मतलब वो चीज़ हमने बनाई या वो चीज़ हमने खरीदी वो हमें पड़ी 1,40 की, लेकिन हमने उसको आगे जब बेचा तो कम में बेचा। तो इसमें क्या हुआ कि हमने कोई जो है वो सेल्स पर प्रॉफिट नहीं कमाया और उल्टा हमें लॉस हुआ। तो लॉस जो हुआ है वो 20,000 का हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बजाय ग्रॉस लॉस आएगा 20,000 का। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं हम ऊपर वाले डेटा से भी लेंगे एंड सप्लीमेंट्री डेटा जो दिया हुआ वहाँ से भी लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेंस था वो सर्विस एक्सपेंस था 11,000 का। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री डेटा में कोई एक्सपेंस, वो सर्विस एक्सपेंस कोई मिस वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर अक्रूड सैलरीज है 4,000 की। अक्रूड सैलरी मीन्स कि ये सैलरीज जो है वो पे नहीं है, जो कि हमें नेक्स्ट डे जाके पे करनी है, लेकिन हम दोनों को ऐड करके सर्विस एक्सपेंस लिखते हैं, क्योंकि
जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस साल कितनी सैलरीज हुई है टोटल। तो 11,000 को 4,000 में हमने ऐड करना है। सो यहाँ पर हमने लिखा सैलरीज एक्सपेंस 11,000, ऐड करी अक्रूड सैलरीज 4,000, टोटल सैलरीज जो ही इस साल की वो ही 15,000। इसके बाद हमने लिखा ऑफिस सप्लाईज, ये प्रीपेड है। रेंट एक्सपेंस 3,000 का था। नीचे हम देखते हैं सप्लीमेंट्री डेटा में कि कहीं रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस नहीं है। सो हम क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस लिख दिया डायरेक्ट 3,000 का, जो हमें अनएडजस्टेड बैलेंस में दिया गया था रेंट एक्सपेंस 3,000 का, सेम वही हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख दिया 3,000 का। ठीक है, अब हम सप्लीमेंट्री डेटा में आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री डेटा में हमें ऑफिस सप्लाई यूज्ड है 5,000 का। देखिए ऑफिस सप्लाई जो ऊपर दिया हुआ है वो प्रीपेड है, जो कि 8,000 का है। वो कह रहा है उसमें से 5,000 का जो है ना वो एक्सपेंस हो गए, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जस्ट ऑफिस सप्लाई यूज लिख के हम 5,000 लिख देंगे। ऑफिस सप्लाईज यूज्ड या एक्सपेंस लिख सकते हैं। ठीक है, 5,000 लिख दिए। जो हमें सप्लीमेंट्री डेटा में अमाउंट दी गई है हम उसी अमाउंट पर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस और ऐड नहीं करना, क्योंकि वो प्रीपेड है और उसमें से बताया हुआ है कि 5,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो हमने 5,000 एक्सपेंस के नाम से हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। अक्रूड सैलरीज को हम लिख चुके हैं। कमीशन इनकम है, आगे इसका काम है। बैड डेट एस्टिमेटेड 2% ऑन सेल्स। ठीक है, सेल्स का आप 2% लें, तो यहाँ पर जो सेल्स थी वो थी 1,20,000 की। ठीक है, देखिए बैड डेट जो होता है ना वो नेट क्रेडिट सेल्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सेल्स का क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल डिस्काउंट वगैरह नहीं था। जो सेल्स हमें अनएडजस्टेड डेटा में दी गई थी हमने एज इट इज वही यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी थी। सो यहाँ पर बैड डेट एक्सपेंस जो होगा वो सेल्स का 2% होगा। तो 1,20,000 की हमारी सेल्स थी, उसका हमने 2% लिया, तो हमारा जो बैड डेट एक्सपेंस आया वो 2,400 आया। इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 6,000। साल के दौरान जो इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ है वो 6,000 का। ऊपर देखते हैं कि इंश्योरेंस का कोई और अकाउंट है, एक्सपेंस है प्रीपेड के नाम से। सो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस था 20,000 का, वो प्रीपेड है और ये एक्सपेंस है, दोनों अलग अलग अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से यही वैल्यू लिख देंगे जो सप्लीमेंट्री डेटा में दी गई 6,000 की। हमने यहाँ पे लिखा इंश्योरेंस एक्सपेंस 6,000। अब हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको टोटल कर लेते हैं। 15,000, 3,000, 5,000, 2,400, 6,000, इन सबको जब हमने प्लस करा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए हमारे 31,400 के। ठीक है, हमने ग्रॉस लॉस से जब इसको माइनस किया तो हमारे पास वो माइनस में ही आया लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 20,000 लिखेंगे, माइनस का 31,400 लिखेंगे, तो हमारे पास माइनस के 51,400 आएंगे जो कि लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होगा, क्योंकि माइनस में हमारे पास वैल्यू आई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम देखते हैं कितनी है, ये देखें, ऐड करेंगे हम अदर इनकम। अदर इनकम देखते हैं तो ऊपर हमें दिया हुआ है अर्न एंड कमीशन, इनकम तो नहीं है लेकिन हमें जो दिया हुआ है वो अर्न एंड कमीशन दिया हुआ है 10,000 का। मतलब ये इनकम जो है वो काम नहीं किया था लेकिन पहले ही हमने 10,000 जो है वो ले लिया। लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री डेटा में कमीशन अर्न, जो अर्न मीन इनकम, तो इनकम यहाँ पे लिखी हुई 7,000। अब वो अर्न है, यहाँ पे बिल्कुल अलग अकाउंट दिया हुआ है, मतलब अर्न थी 20,000, वो कह रहे हैं भाई इनकम में जो चेंज हो गई है वो 7,000 की हो गई है। सो हम यहाँ पे जस्ट कमीशन इनकम लिख के यही 7,000 हम अदर इनकम में यहाँ पे लिख देंगे कि कमीशन इनकम जो है वो 7,000 की है हमारी। ठीक है, सो कैलकुलेटर में जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 51,400 प्लस का 7,000, तो हमारे पास नेट लॉस आएगा 44,400 का। आप इस तरीके से इसको माइनस में ही लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो नेट लॉस है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम करते आए हैं वहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट इनकम ही आ रहा था। अब यहाँ पर जो आई है वो नेट लॉस आई, नेट लॉस आया। ठीक है, 41,400 का। अब सेकंड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में था बैलेंस शीट एज ऑन हो गई है, एज ऑन December 31, 2013। बैलेंस शीट पर आते हैं हम। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करंट एसेट्स की हेडिंग डालते हैं, जो कि मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली करंट एसेट्स की हेडिंग। अब हम सारे करंट एसेट्स देंगे जो अनएडजस्टेड डेटा में दिए गए हैं एंड जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री डेटा में होंगे वो सब। तो सबसे पहले हमारे पास कैश है 40,000 का,
हमने यहाँ पे कैश लिख के 40,000 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा अकाउंट रिसीवेबल 60,000 का, हमने अकाउंट रिसीवेबल लिखा 60,000 का, लेकिन अलाउंस भी था। अलाउंस कौन सा होता है? जो बेड डेप एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट में हमने बेड डेप एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट किया था, जो कि 2400 का आया था। सो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल से लेस कर देंगे अलाउंस 2400 का। जब 60,000 से हमने लेस करा 2400, सो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आया 57,600 का। इसके बाद हम लिखेंगे मर्चेंडाइज बिगनिंग। अब देखिए मर्चेंडाइज बिगनिंग है, फिर हम देखते हैं कि भाई मर्चेंडाइज बिगनिंग नहीं लिखते, हम एंडिंग लिखते हैं। यहाँ पे एंडिंग कहीं नहीं दी गई, ठीक है। सो हम जहाँ पर देखें, मैंने प्रीवियस वीडियोस में कोई क्वेश्चंस था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग नहीं है तो हम मर्चेंडाइज बिगनिंग कंसिडर करेंगे उस जगह पर। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग जो थी वो 18,000 थी। सो हमने यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग रखी 18,000। अगर एंडिंग है तो एंडिंग रखी जाएगी, अगर एंडिंग नहीं है तो ओपनिंग कंसिडर होगी, और हमने यहाँ पे ओपनिंग लिख दी 18,000 की, ठीक है। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 का था, लेकिन नीचे 6,000 का एक्सपेंस में चेंज हो गया है, ठीक है। 20,000 में से 6,000 जो है वो एक्सपेंस में चेंज हो गए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो है वो रिमेनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस देखने कि अब कितना बचा इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 का था, हमने लेस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस आपस में माइनस हो रहा है। इट्स मीन कि ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस हो रहा है ये एक्सपेंस है। अगर ये प्रीपेड ही होता, ठीक है ना, तो ये ऐड होता, ठीक है ना, क्योंकि सेम अमाउंट सेम अकाउंट्स हैं, और वो देखेंगे कि यार ये सेम अमाउंट सेम अकाउंट्स हैं, ये आपस में लेस क्यों हो रहे हैं। इट्स मीन जो अकाउंट सेम है और वो लेस हो रहा है तो वो एक्सपेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 का था, लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि एक्सपेंस में चेंज हो गया 6,000 का। जब हमने 20,000 में से 6,000 को माइनस किए तो अब जो बचा प्रीपेड इंश्योरेंस वो बचा 14,000 का, जो कि हमने यहाँ पे शो कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद अब हम देखेंगे कोई एसेट्स, करंट एसेट नहीं है भाई। अब यहाँ पर बिल्कुल ये रहा ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज 8,000 का था, जिसमें से 5,000 का जो है वो एक्सपेंस में चेंज हो गया। अब कितना बचा भाई ऑफिस सप्लाई। सो हमने यहाँ पे देखा ऑफिस सप्लाइज 8,000 का था, लेस कर रहे हैं ऑफिस सप्लाई सी जो कि एक्सपेंस में चेंज हो गया, जो कि 5,000 का था। 8 में से 5,000 जब गए तो 3,000 बचे। अब 3,000 का ऑफिस सप्लाई जो रिमेनिंग हमारे पास है, जो कि हमने एसेट में लिखना है, ठीक है, करंट एसेट में। अब देखा जाए तो हमारे करंट एसेट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। सप्लीमेंट्री डेटा में कोई हमारा करंट एसेट नहीं है, सो हम यहाँ पे इसको टोटल कर देंगे। सो यहाँ पर हमने सारी अमाउंट्स को टोटल किया, जैसे 40,000, 57,600, फिर 18,000, 14,000, 3,000। टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो 1,32,600। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई फिक्स एसेट नहीं है, तो यही करंट एसेट जो है वो हमारे टोटल एसेट्स कहलाएंगे। टोटल एसेट्स लिख के हमने लिख दिया 1,32,600, ठीक है। अब हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की साइड आ जाते हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की साइड पे जब हम आए तो सबसे पहले हमने करंट लायबिलिटीज लिखनी है। करंट लायबिलिटीज पे चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले था नोट्स पेबल 20,000 का, हमने नोट्स पेबल के साथ 20,000 रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद जो हमारी करंट लायबिलिटी थी वो अर्नड कमीशन, बिल्कुल अर्नड कमीशन थी 10,000, लेकिन इस 10,000 में से 7,000 जो है वो इनकम में चेंज हो गए। सो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। अब देखिए अर्नड कमीशन 10,000 का है और अर्नड कमीशन ही 7,000 का मैं माइनस कर रही हूँ। इट्स मीन कि अर्नड कमीशन जो है वो इनकम में चेंज हो गया, इसलिए अपने सेम अकाउंट से जो है वो माइनस हो रहा है। तो अर्नड कमीशन 10,000 का रखा, लेस कर दिया हमने अर्नड कमीशन जो इनकम में चेंज हो गया है 7,000 का। अब जो अर्नड कमीशन बचा रिमेनिंग वो बचा 3,000 का, ठीक है। ये अर्नड कमीशन वाली भी हो गई एंट्री। अब यहाँ पे देखा जाए तो अनएडजस्टेड बैलेंस में कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। अब हम सप्लीमेंट्री डेटा पे आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री डेटा में एक अक्रूड सैलरीज थी। अक्रूड सैलरीज क्या होती हैं, जो कि पे नहीं हुई होती हैं और नेक्स्ट ईयर हमें जाके कुछ पे करनी। तो जब एक चीज़ पे नहीं हुई भी और हमें आगे जाके पे करना है तो वो तो एक लायबिलिटी है ना हम पे। तो यहाँ पे सैलरी पेबल के नाम से 4,000 यहाँ पे हम लिख देंगे, सैलरी पेबल 4,000, ठीक है, ये रहे 4,000। अब हमारी करंट लायबिलिटी कंप्लीट हो गई। 20,000, 3,000, 4,000 इन सब को हमने प्लस किया तो टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई 27,000 की, ठीक है। अब हम जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पर आएंगे। देखा जाए तो कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम टोटल करंट लायबिलिटीज टोटल करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, ऑनर सिक्योरिटी पे। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल यहाँ पे देखते कि जाएँ कि 1,50,000 का है। कैपिटल यहाँ पर है 1,50,000 का, उसमें हम लेस कर देंगे नेट लॉस।
सो नेट लॉस हमारा जो था वो 44,400 का था। नेट लॉस हमने माइनस किया 44,400 का। यहाँ पे कोई ड्राइंग वगैरह नहीं थी, जस्ट कैपिटल से नेट लॉस लेस होगा। कैपिटल से नेट लॉस को लेस किया तो टोटल ऑनर सिक्योरिटी जो आई वो 1,05,600। अब हमने टोटल करंट लायबिलिटीज में टोटल ऑनर सिक्योरिटी को ऐड किया तो टोटल इक्विटीज हमारी आई 1,32,600। ठीक है, जब हमारे पास ड्राइंग नहीं होगी तो सिर्फ हम कैपिटल से नेट लॉस या नेट इनकम जो है वो लेसर ऐड करेंगे। तो नेट इनकम हमेशा ऐड होती है कैपिटल में, नेट लॉस हमेशा लेस होता है कैपिटल से। तो टोटल ऑनर सिक्योरिटी जो आई थी वो आई थी 1,05,600 की। उसमें हमने टोटल करंट लायबिलिटीज को ऐड किया जो कि 27,000 की थी। सो हमारी टोटल इक्विटीज आई 1,32,600 की। अब हमारे टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटीज सेम है। ठीक है, सो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्लोजिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं, जैसे कि थर्ड रिक्वायरमेंट थी क्लोजिंग एंट्रीज एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज आप लोग को बनानी आती हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताई हैं वीडियोस में, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, ये नाम मैं आप लोग को अभी बता दूं, पूरा पूरा डालिएगा, कंपनी का नेम भी हो, क्लोजिंग एंट्रीज भी हो और मंथ वगैरह या ईयर जो दिया हुआ है सब हो। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है वो सिंपल हेडिंग डाल रही हूँ, बस मेन हेडिंग बस क्लोजिंग एंट्रीज। नंबर 1 क्या होती है हमारी क्लोजिंग एंट्री? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम सब क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सपेंस था यहाँ पे जो हमने देखा था वो सैलरीज एक्सपेंस था। तो 11,000 में हमने क्या करा था, अप्रूव सैलरी को प्लस किया था। सो यहाँ पे भी यही करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस 11,000 प्लस 4,000, टोटल सैलरीज एक्सपेंस कितना हो गया 15,000। इसके बाद हमने जो वो रेंट एक्सपेंस देखा था 3,000 का, रेंट एक्सपेंस लिख दिया 3,000 का। रेंट एक्सपेंस का सप्लीमेंट्री डेटा में कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए जस्ट जो अनएडजस्टेड डेटा में दिया गया है एक्सपेंस वही आ जाएगी और उसी अमाउंट से। तो रेंट एक्सपेंस 3,000। रेंट एक्सपेंस के बाद यहाँ पे ऑफिस सप्लाई यूज था जो कि सिर्फ 5,000 का हमने रखा था, यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 5,000। फिर हमने बेड डेप एक्सपेंस किस तरीके से रखा था कि हमने सेल्स का 2% लिया था। सेल्स हमारी 1,20,000 की थी, उसका हमने 2% लिया, ये 2,400 आ गया। इसके बाद हमने इंश्योरेंस एक्सपायर्ड रखा था जो कि सिर्फ 6,000 का रखा था, हमने यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख दिया 6,000 का। ठीक है, हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अगर देखा जाए अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम परचेजेस वगैरह, मर्चेंडाइज ओपनिंग वगैरह, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब रखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखें तो कोई परचेजेस नहीं है। ठीक है, अब मर्चेंडाइज बिगनिंग है, ठीक है ना, लेकिन उन सब चीज़ों को मैं कहाँ कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस भी होता है, ठीक है, एंड बिगनिंग भी होती है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी होता है और एंडिंग लेस हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना वो ही उठा के हम क्लोजिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था वो 1,40,000 से था, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने लिख दी, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000। ठीक है, देखिए ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा भी तो हम परचेजेस वगैरह रखते हैं, मर्चेंडाइज ओपनिंग वगैरह रखते हैं, लेकिन वो सब नहीं है। लेकिन उसके बदले में हमें जो क्वेश्चन में क्या किया मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने खुद कैलकुलेट करी। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री में डायरेक्ट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उठाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। जो टोटल अमाउंट होगी इसकी थी 1,40,000। अब जाके हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कंप्लीट हुए। सो हमने सारे एक्सपेंसेस को जो है वो टोटल किया एंड डेबिट साइड पे लिख दिया 1,71,400 टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स। ठीक है, पर इसका ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास परचेजेस वगैरह नहीं हो लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखेंगे क्लोजिंग एंट्रीज में। इसके बाद आपने सेकंड में क्या करना है, सारी इनकम को क्लोज करना है जो कि डेबिट साइड पे क्लोज होती है। तो इनकम में सबसे पहले जो था सबसे पहले इन्होंने रखी कमीशन इनकम। ठीक है, सो कमीशन इनकम हमारी कितनी थी, जस्ट 7,000 की। तो हमने यहाँ पर लिख दी कमीशन इनकम 7,000। इसके बाद हमारी जो इनकम थी वो सेल्स थी 1,20,000, हमने सेल्स लिख दी 1,20,000। अब और देख लेते हैं और कोई हमारी इनकम वगैरह तो नहीं है। तो देखा जाए तो कैश वगैरह ये सब कोई इनकम नहीं है। अर्नड कमीशन लेकिन लायबिलिटी थी, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट जो थी वो इनकम में चेंज हो गई थी 7,000 की, वो हमने क्लोजिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद जो था वो सेल्स था वो भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनएडजस्टेड डेटा में भी कोई इनकम नहीं बची एंड सप्लीमेंट्री डेटा में भी कोई इनकम नहीं बची। एक इनकम थी 7,000 की जो कि हमने पिक कर ली है। सो बस दो ही इनकम है जो कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे एंड एक्सपेंस रेवेन्यू समरी करके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और टोटल अमाउंट जो आ रही है वो 1,27,000 आ रही है।
अब देखें, इनकम हमारी कम है और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इट्स मीन कि हमें लॉस हुआ है। और लॉस की जो क्लोजिंग एंट्री होती है वो किस तरीके से बनती है कि कैपिटल डेबिट होता है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रिएट होता है। जब हम नेट प्रॉफिट या नेट इनकम की एंट्री बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि कैपिटल को क्रिएट करते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करते हैं। लेकिन नेट लॉस में क्या होता है कि कैपिटल डेबिट होगा एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट होगा। और यहाँ पे माइनस करके दिखा दिएगा कि 1,27,000 जो था वो हमारे इनकम थी, ठीक है। उसमें हमने सारे एक्सपेंसेस को जब हमने लेस किया तो हमें नेट लॉस हुआ, क्योंकि हमारी इनकम कम है और हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। इस साल इनकी इनकम जो है वो कम थे और अखराजात ज़्यादा थे, इसलिए इन्हें 44,400 का लॉस हुआ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ड्राइंग वगैरह नहीं थी, तो क्लोजिंग एंट्रीज बस 3 ही बनेगी। सारे एक्सपेंसेस क्लोज हो गए, सारी इनकम क्लोज हो गई एंड जो लॉस वगैरह हो उसको भी हमने क्लोज कर दिया। बस याद रहे कि जब हमें परचेजेस वगैरह नहीं दी जाएंगी, ठीक है ना, हमारे पास एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड कर देंगे क्लोजिंग एंट्रीज। जो हम एक्सपेंस को सारे एक्सपेंसेस जहाँ क्लोज हो रहे होंगे वहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी क्लोज करें, क्योंकि इसमें वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं। परचेजेस वगैरह, मर्चेंडाइज ओपनिंग वगैरह वो सब यहाँ पर है ना, इसी में ट्रांसपोर्टेशन जो भी मर्चेंडाइज बिगनिंग थी, परचेजेस थी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब इसमें मौजूद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। इसलिए हमने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उठा के एक्सपेंस जहाँ क्लोज हो रहे हैं वहीं पर हमने ये रख दी। क्लोजिंग एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट जो था रिक्वायरमेंट वो थी पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हम इनकम, वो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज को रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। देखें, यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है, जैसे कंपनी की हेडिंग डालिएगा, फिर आप लिखिएगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और फिर आप डेट वगैरह डाल देगा, जो भी साल होगा उसकी आखिरी डेट। मैंने यहाँ पे सिर्फ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस वो मेंशन करी हेडिंग। आप एक कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर का, एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर का, एक पोस्टिंग रेफरेंस का, एक डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है। एंट्री नहीं बनानी है, सारे अकाउंट्स जो है उनकी एंडेड अमाउंट यहाँ पे शो करनी है, जो डेबिट की वो डेबिट में, जो क्रेडिट की जो क्रेडिट में। अच्छा, आप लोग देखा जाए तो टॉपिक 3 जो था जनरल लेजर का, वहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे, तो वहाँ पे तो सारे अकाउंट्स होते थे, वहाँ पे एसेट्स भी होती थी, फिर एक्सपेंसेस होते थे, फिर इनकम होती थी, फिर लायबिलिटीज होती थी एंड इक्विटीज होती थी। ये ट्रायल बैलेंस की सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में जस्ट एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारे एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या था, जैसे कि एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले कैश था 40,000 का। सो हमने नंबर 1 में लिखा कैश। इसकी अमाउंट कहाँ आनी चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में, तो डेबिट में आनी चाहिए 40,000, क्योंकि इसकी नेचर डेबिट है। जिस अकाउंट की नेचर होगी उस वहीं पे जो उसकी अमाउंट शो होगी, तो कैश की नेचर डेबिट है, इसलिए 40,000 हमने डेबिट पे शो करे। फिर अकाउंट रिसीवेबल है, ये सारे एसेट्स जितने भी करंट एसेट और फिक्स एसेट सब एसेट्स आएंगे, फिर लायबिलिटीज आएंगी एंड फिर इक्विटीज आएंगी। फिर यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया 60,000। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल से आप सोचेंगे कि अलाउंस लेस करेंगे, लेकिन अलाउंस अभी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अभी देखते हैं कि उस अलाउंस को कहाँ हम सेट कर रहे हैं। सेकंड में आपने अकाउंट रिसीवेबल लिखा, जो टोटल अमाउंट होगी 60,000 वही आप लिख देंगे जो अनएडजस्टेड डेटा में होगी, ठीक है। उसके बाद मर्चेंडाइज एंडिंग रखते हैं हम एसेट्स में, लेकिन यहाँ पे बिगनिंग है तो बिगनिंग ही कंसिडर करेंगे 18,000 की, ठीक है। यहाँ पे 18,000 की हम बिगनिंग कंसिडर करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 18,000। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस को किस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, प्रीपेड इंश्योरेंस में से 20 में से 6 को माइनस कर दिया। भाई 20,000 का इंश्योरेंस था, 6,000 का एक्सपेंस में चेंज हो गया। अब बचे प्रीपेड इंश्योरेंस 14,000 का, जस्ट हमने 14,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे शो कर दिया। उसके बाद अगर एसेट्स था तो ऑफिस सप्लाईज थी, लेकिन ऑफिस सप्लाईज 8,000 का था, जिसमें से 5,000 का एक्सपेंस में चेंज हो गया। यहाँ पे भी वही कैलकुलेशन करी, ऑफिस सप्लाईज 8,000 में से 5,000 माइनस कर दी कि 8,000 का प्रीपेड था, लेकिन 5,000 का एक्सपेंस में चेंज हो गया। अब ऑफिस सप्लाईज बचे 3,000 का, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपके एसेट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। कैश था, अकाउंट रिसीवेबल था, मर्चेंडाइज एंडिंग नहीं थी इसलिए बिगनिंग कंसिडर करी, प्रीपेड इंश्योरेंस था, ऑफिस सप्लाईज था, यहाँ पे तो कोई एसेट नहीं था, ठीक है, कोई फिक्स एसेट भी नहीं था। लेकिन एसेट्स में सब एसेट्स लिखे जाएंगे, चाहे वो करंट हो या चाहे वो फिक्स हो, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं थे, सिर्फ करंट एसेट्स थे। हमने सारे करंट एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद लायबिलिटीज़ की बारी। लायबिलिटीज़ भी सारी करंट हो, लॉन्ग टर्म हो, सब। तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ थी वो सिर्फ 2 ही थी, नोट्स पेबल था एंड अर्नड कमीशन था। हमने नोट्स पेबल लिखे जो कि 20,000 यहाँ पे शो कर दिए। देखिए नोट्स पेबल की अमाउंट थी 20,000,
हमने यहाँ पे नोट्स पे लिख के 20,000 क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट शो कर दी, ठीक है, इसकी नेचर क्रेडिट है। एंड 7 में अर्नड कमीशन था हमारे पास 10,000 का, लेकिन उसमें से 7,000 का जो है वो इनकम में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके दिखाई कि सीरियल नंबर 7 अर्नड कमीशन 10,000 का था, 7,000 का इनकम में चेंज हो गया, अब बचा 3,000 का, ठीक है, 3,000 का अर्नड कमीशन बचा जो कि हमने क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हमारी एक और करंट लायबिलिटी थी जो कि सैलरी पेबल थी 4,000 की, अक्रूड थी ना, जो कि आगे चल के हमें पे करनी है, तो ये हम पे जब वो कर्ज आया तो 4,000 का हमने क्या करा 8 सैलरी पेबल 4,000 की सैलरी पेबल का एक हम पे कर्जा है जो कि हमें नेक्स्ट डे जाके पे करना है। इसके बाद अब हमारे पास लायबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है, अब हम इक्विटीज़ पाएंगे, लेकिन इक्विटीज़ से पहले एक अकाउंट था जो कि अलाउंस और बैड डेट्स हम क्या करते हैं अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अलाउंस होगा वो हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। जैसे अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे 60,000 का हमने डेबिट साइड पे रखा, इसका अलाउंस जो था वो 2,400 का था, जो कि हमने सेल्स का 2% लिया था, तो हमारे पास 2,400 आए थे। सो हमने क्या करा अलाउंस और बैड डेट्स लिख के वो 2,400 क्रेडिट साइड पे लिखे, ठीक है। फिक्स एसेट हो या अकाउंट रिसीवेबल हो, उनके जो अलाउंसेस होंगे वो आप क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और डेबिट साइड पे जो उनकी एक्चुअल अमाउंट होगी वो, जैसे अकाउंट रिसीवेबल 60,000 का था, हमने 60,000 यहाँ पे शो करें, ठीक है, और उसका अलाउंस क्रेडिट साइड पे लिख दिया 2,400 का। इसी तरीके से कोई फिक्स एसेट वगैरह होगा तो उसकी जो अमाउंट होगी अनएडजस्टेड डेटा में वही आप शो करेंगे, उसका अलाउंस क्या करेंगे यहाँ पे लिख के क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट शो कर देंगे। तो बस ये ख्याल रखिएगा कि अलाउंसेस जो होंगे वो क्रेडिट साइड पे शो होंगे। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जब आप बनाएंगे तो किसी का भी अगर अलाउंस है तो क्रेडिट साइड पे शो होगा। तो यहाँ पर हमने एसेट्स लिखे, लायबिलिटीज लिखे, एंड लायबिलिटीज के साथ ही वो अलाउंसेस आप जो है वो एडजस्ट करेंगे। जैसे अलाउंस और बैड डेट्स लिख के मैंने 2,400 क्रेडिट साइड पे शो कर दिया, ठीक है, और हमेशा अलाउंसेस क्रेडिट साइड पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ऑनर सिक्योरिटी थी। ऑनर सिक्योरिटी में हमने क्या करा, ऑनर सिक्योरिटी में हमारे पास कैपिटल थे और कोई ऑनर सिक्योरिटी नहीं थी, तो 10 में हमने लिखा कैपिटल कासिम। अच्छा, ऑनर सिक्योरिटी आप सोचेंगे 1,05,600 की क्यों लिखी, क्योंकि हमारा कैपिटल तो 1,50,000 का था। सो हमने यहाँ पर नेट लॉस कैलकुलेट किया था 44,400 का। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि 1,50,000 का कैपिटल था, 44,400 का हमें लॉस हुआ। सो हमारा कैपिटल बचा 1,05,600 का। यहाँ पे नेट लॉस तो शो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इक्विटी वगैरह थोड़ी है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे कैपिटल से हम उसको माइनस करेंगे। सो यहाँ पर हमने लिखा कैपिटल कासिम 1,50,000 में से 4,400 माइनस करें, सो हमारा कैपिटल जो बचा वो बचा 1,05,600, जो कि हमने एक्चुअल अमाउंट क्रेडिट साइड पे शो कर दी, ठीक है। ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आपका बन गया, सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज के साथ अगर कोई अलाउंस होगा वो भी लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। एंड ऑनर सिक्योरिटी में आपके पास सिर्फ कैपिटल है। अच्छा, कैपिटल में जो है वो एक ऑनर सिक्योरिटी हमारी ड्राइंग भी होती है, तो अगर यहाँ पे ड्राइंग होती तो मैं यहाँ पे ड्राइंग लिखी उसकी अमाउंट डेबिट साइड पे लिखती, ठीक है। देखिए ऑनर सिक्योरिटी है, अगर और ऑनर सिक्योरिटी में कोई ऐसा अकाउंट है जिसकी नेचर डेबिट है तो डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट शो होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर ड्राइंग होती तो मैं लायबिलिटीज़ के बाद ड्राइंग लिखती, उसकी अमाउंट डेबिट साइड पे लिखती, फिर मैं कैपिटल लिखती, और कैपिटल में नेट इनकम हो या नेट लॉस हो, अगर यहाँ पे नेट इनकम होती तो मैं कैपिटल में प्लस करके उसकी अमाउंट लिखती, लेकिन यहाँ पे नेट लॉस था इसलिए मैं कैपिटल से वो अमाउंट लेस करके कैपिटल लिखी, ठीक है। और ये हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन गया। आगे का प्रोसेस क्या होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आना चाहिए जब भी हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस करेक्ट होगा। सो हमने जब दोनों साइड्स को टोटल किया तो मेरा टोटल आ रहा है 1,35,000। सो हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे टोटल लिख दी, टोटल यहाँ पे नेम शो कर देना है, ठीक है। और ये हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन गया है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बहुत इजी होता है, ये बिल्कुल ओपनिंग एंट्रीज की तरह होता है, ठीक है। ओपनिंग एंट्रीज आपके पास अभी आई नहीं है और शायद आपके पास आगे भी नहीं आएंगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो नहीं, ज़्यादातर जो है वो पेपर्स में आती है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज जो होती हैं उसमें सिर्फ एसेट्स वगैरह होता है, एंड ठीक है एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, वहाँ पे इक्विटीज़ होती हैं, तो उसी का जो है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमसे पूछ लिया गया, ठीक है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में एक बात और बता दूँ, वही मैं रिपीट करूँगी कि अगर अलाउंसेस अगर होंगे तो वो आप क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। डेबिट साइड पे कोई माइनस वगैरह नहीं करेंगे। माइनस प्लस क्या होगा, जैसे कि ये माइनस प्लस किया है मैंने, जैसे कैपिटल में अगर नेट इनकम होगी तो वो प्लस करके लिखेंगे, अगर नेट लॉस होगा तो वो माइनस करके लिखेंगे, ठीक है।
ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज थी, बस एक पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एक नई चीज़ आई थी जो कि मैंने आप लोग को बता दी कि किस तरीके से पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का रूल भी बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह, जैसे बैलेंस शीट में हम एसेट, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ जो है वो वहाँ पे सेट करते हैं, इसी तरीके से पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी हम वही करते हैं और बैलेंसेस भी सेम बनाते हैं। लेकिन बैलेंसेस इस तरीके से आप लोग मैच नहीं करेगा कि जैसे यहाँ पर देखें कि इसका जो है बैलेंसेस जो आ रहा है वो 1,32,600 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1,35,000, ये बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे, ये बैलेंसेस हमेशा अलग होंगे। बस आपको ये करना है कि बैलेंस शीट में जो आपने एसेट, लायबिलिटी, इक्विटीज़ बनाई है उनके बैलेंसेस सेम आने चाहिए और आपने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो बनाया उसके बैलेंसेस सेम आने चाहिए। ये बैलेंसेस इसलिए सेम नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स हमने थोड़े अलग रखे हैं। जैसे अलाउंस जो है बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के साथ माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे रखा है। ठीक है, और वहाँ पे जो है वो नेट लॉस हम बिल्कुल यहाँ पे माइनस करके बताते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने इस तरीके से माइनस करके बताई है। ठीक है, और वहाँ पे नेट लॉस जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमने लिखी है इक्विटी साइड पे, लेकिन यहाँ पे हमने नेट लॉस कहीं पे भी नहीं लिखा, बस हमने अमाउंट को माइनस करना है। ठीक है, तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट बैलेंसेस को आपस में मिलाएगा नहीं क्योंकि अलग ही आएंगे। बस मेरा कहने का मकसद ये था कि बैलेंस शीट एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से अकाउंट सेम होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया।